मंडे को मार्केट ने काफी वॉलेटिलिटी के बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई और डे के हाई के आसपास क्लोज हुआ। बीएसई सेंसेक्स 944 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 81,667 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 263 पॉइंट्स चढ़कर 25,088 पर क्लोज हुआ। वीकली एक्सपायरी से पहले निफ्टी 50 का 25,000 के ऊपर क्लोज होना टेक्निकली भी पॉजिटिव माना जाता है। इससे आने वाले सेशंस के लिए सेंटिमेंट मजबूत होता है। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो आईटी सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स पॉजिटिव रहे। निफ्टी बैंक इंडेक्स 202 पॉइंट्स चढ़कर 58,619 पर बंद हुआ, जबकि मिड कैप इंडेक्स में 547 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली। मेटल सेक्टर जो कल करीब 2% गिरा था, आज 1.32% रिकवर कर गया। सीडी सेक्टर और पीएसयू बैंक्स में भी अच्छी बाइंग देखने को मिली, जो ओवरऑल ब्रेथ को सपोर्ट कर रही थी। मेटल सेक्टर की शुरुआत कमजोर रही थी, खासकर वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जैसे बड़े स्टॉक्स दबाव में थे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की रिकवरी के साथ मेटल्स में भी बाउंस आया। फार्मास्यूटिकल और मीडिया सेक्टर्स आज लार्जली फ्लैट रहे, जबकि रियल्टी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और सीपीएसई सेक्टर्स में स्ट्रेंथ देखने को मिली। कंजम्पशन और एफएमसीजी सेक्टर्स भी पॉजिटिव रहे, जो डोमेस्टिक डिमांड की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ऑटो सेक्टर में आज रिकॉर्ड रैली देखने को मिली, जिसका बड़ा कारण महिंद्रा और टाटा मोटर्स लिमिटेड की स्ट्रॉन्ग जनवरी सेल्स नंबर्स रहीं। ऑटो स्टॉक्स में फ्रेश कॉन्फिडेंस लौटता दिखा। गोल्ड और सिल्वर में पिछले 2 दिनों में शार्प फॉल देखने को मिला था, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में रिकवरी शुरू हो चुकी है। गोल्ड करीब 1.21% और सिल्वर फ्यूचर्स लगभग 7% ऊपर चल रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बनी हुई है और इतिहास बताता है कि ऐसी परिस्थितियों में गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ती है, इसलिए मीडियम टर्म में रिकवरी की उम्मीद बनी हुई है। ग्लोबल मार्केट्स आज खास मजबूत नहीं थे, इसके बावजूद इंडियन मार्केट ने स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। डाउ जोन्स और नैस्डैक फ्यूचर्स अभी भी दबाव में नजर आ रहे हैं। एशियन मार्केट्स में आज भारी गिरावट देखने को मिली, खासकर जापान, चाइना, हांगकांग और साउथ कोरिया में 2% से लेकर 4.5% तक की गिरावट रही। इसके मुकाबले इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस काफी मजबूत रहा। इंडियन रुपी की वैल्यूएशन में भी सुधार देखने को मिला है और डॉलर के मुकाबले रुपया 91.68 से मजबूत होकर करीब 91.51 के आसपास आ गया है। F&O सेगमेंट में एसटीटी चार्जेस बढ़ने की वजह से नियर टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। अगले 1-2 महीने वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। ईरान और यूएस के बीच टेंशन को लेकर कुछ सॉफ्ट सिग्नल्स मिले हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान डील को लेकर होपफुल स्टेटमेंट आया है। अगर सिचुएशन और ईज होती है तो क्रूड प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर, ईएमएस, रेयर अर्थ, डिफेंस और रेलवे जैसे सेक्टर्स बजट से लॉन्ग टर्म बेनिफिट पाने वाले सेक्टर्स माने जा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में पेशेंस जरूरी है। जनवरी में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 55.4 रहा, जो दिसंबर के 55 से थोड़ा बेहतर है और 50 के ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी एक्सपेंशन मोड में है। शेयर मार्केट के लिए ये ओवरऑल पॉजिटिव मैक्रो सिग्नल माना जाता है। ग्रोथ का सबसे बड़ा सहारा डोमेस्टिक डिमांड रही, जबकि एक्सपोर्ट्स में भी हल्की बढ़त दिखी। एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट से ऑर्डर्स आए, लेकिन एक्सपोर्ट ग्रोथ की स्पीड सीमित रही। इसका संकेत है कि इंडिया फोकस्ड सेक्टर्स फिलहाल ज्यादा स्टेबल हैं। कंसर्न वाली बात यह है कि फ्यूचर आउटलुक पर मैन्युफैक्चरर्स का कॉन्फिडेंस 3.5 साल के लोएस्ट लेवल पर आ गया है। इनपुट कॉस्ट्स बढ़ रही हैं और कंपनी सेलिंग प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ा पा रही। इससे आने वाले समय में मार्जिन्स पर दबाव बन सकता है, इसलिए स्टॉक सिलेक्शन में सावधानी जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 से देश का पूरा इनकम टैक्स सिस्टम नए तरीके से काम करेगा, जिसमें सिर्फ कानून नहीं बल्कि पूरा प्रोसेस बदला जाएगा। अब रिटर्न फाइलिंग, नोटिस, पेनल्टी और केस सेटलमेंट सब कुछ ज्यादा सरल और ट्रांसपेरेंट होगा। मकसद यही है कि आम टैक्स पेयर को डर नहीं बल्कि क्लैरिटी और भरोसा मिले। नए सिस्टम में टैक्स मामलों में लंबे कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट्स को कम करने पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। टैक्स पेयर को अलग अलग स्टेजेस पर यह मौका मिलेगा कि वो डिपार्टमेंट की बताई गई इनकम को एक्सेप्ट करके मामला खत्म कर सके। ऐसा करने पर सिर्फ एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा, पेनल्टी नहीं लगेगी। अब असेसमेंट और पेनल्टी की प्रक्रिया अलग अलग नहीं चलेगी, बल्कि एक साथ पूरी होगी। इससे एक ही मामले में सालों तक चलने वाले मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। छोटी या टेक्निकल गलती पर क्रिमिनल एक्शन से भी राहत दी जा रही है, जिससे डर का माहौल कम होगा। फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट से जुड़ी छोटी और अनजानी गलती करने वालों को भी राहत दी जा रही है। जिनकी फॉरेन इनकम 1 करोड़ रुपए तक है और फॉरेन एसेट्स 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें गलती सुधारने का मौका मिलेगा।
खुलेगा। इसका मकसद जेन्युइन टैक्स पेयर्स को सिस्टम से बाहर नहीं बल्कि अंदर बनाए रखना है। टैक्स डिपार्टमेंट अब सीधे नोटिस भेजकर डराने की जगह नज मॉडल अपनाएगा। पहले टैक्स पेयर को संकेत दिया जाएगा कि रिटर्न में कहां गैप या मिसमैच दिख रहा है। इसी तरीके से करोड़ों रिवाइज्ड रिटर्न्स आए और हजारों करोड़ का एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट हुआ। फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में प्राइमरी मार्केट में अच्छी हलचल देखने को मिल रही है, जहां एसएमई सेगमेंट के 3 आईपीओ निवेशकों के लिए खुलने जा रहे हैं। ये आईपीओ छोटे साइज के जरूर हैं, लेकिन सही समझ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ इनमें शॉर्ट से मिड टर्म मौके बन सकते हैं। ग्रोवर ज्वेल्स का आईपीओ 4 से 6 फरवरी 2026 के बीच खुलेगा, जिसका प्राइस बैंड 83 से 88 रुपए रखा गया है और कंपनी करीब 33.83 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ज्वेलरी बिजनेस से जुड़ी ये कंपनी फेस्टिव और वेडिंग डिमांड पर निर्भर रहती है, इसलिए अर्निंग्स में सीजनैलिटी का असर समझना जरूरी है। ग्रोवर ज्वेल्स एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगी, जहां लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है और वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में ये आईपीओ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को सीमित एक्सपोजर के साथ देखना चाहिए। बायोपॉल केमिकल्स का एसएमई आईपीओ 6 फरवरी को खुलेगा और 10 फरवरी 2026 को बंद होगा, जिसमें 102 से 108 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया है। कंपनी केमिकल सेगमेंट में काम करती है, जहां नीश प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल डिमांड ग्रोथ को सपोर्ट देती है। बायोपॉल केमिकल्स का इशू साइज करीब 31.26 करोड़ रुपए का है, लेकिन एसएमई आईपीओ होने की वजह से इसमें प्राइस स्विंग्स तेज हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स को कंपनी की क्लाइंट बेस, मार्जिन्स और रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए। एनएफपी संपूर्णा फूड्स का आईपीओ 4 से 6 फरवरी 2026 के बीच खुलेगा और इसका प्राइस बैंड 52 से 55 रुपए रखा गया है। कंपनी फूड प्रोसेसिंग और एसेंशियल से जुड़ी है, जो कंपैरेटिवली स्टेबल डिमांड वाला सेक्टर माना जाता है। एनएफपी संपूर्णा फूड्स इस आईपीओ के जरिए करीब 49.06 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और इसकी लिस्टिंग मार्च की शुरुआत में संभावित है। फूड सेक्टर डिफेंसिव जरूर है, लेकिन एसएमई लिस्टिंग के कारण लॉन्ग टर्म व्यू और पेशेंस यहां ज्यादा अहम हो जाता है। गेल ने अपने कॉन कॉल में साफ किया है कि अगले 2 साल में करीब 85 नए सीएनजी स्टेशन जोड़ने की योजना है, जिससे रिटेल गैस प्रेजेंस और मजबूत होगी। कंपनी वित्त वर्ष 2026 में 124 से 125 एमएससीएमडी और वित्त वर्ष 2027 में 134 से 135 एमएससीएमडी गैस ट्रांसमिशन वॉल्यूम हासिल करने को लेकर आश्वस्त है, जो स्टेडी वॉल्यूम ग्रोथ का संकेत देता है। लुपिन शेयर रडार पर रह सकता है क्योंकि कंपनी ने अमेरिका में कैंसर की दवा डैसिटिनिब लॉन्च की है। यूएस में इस दवा का सालाना बाजार करीब 93 करोड़ डॉलर का है, जिससे आने वाले समय में यूएस बिजनेस से रेवेन्यू विजिबिलिटी बेहतर हो सकती है। पावर ग्रिड ने कॉन कॉल में बताया कि वित्त वर्ष 2026 में अब तक 29,200 करोड़ रुपए का केपेक्स किया जा चुका है, यानी कंपनी ने अपना 28,000 करोड़ रुपए का पूरा साल का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। 31 जनवरी तक 18,700 करोड़ रुपए की कैपिटलाइजेशन से एग्जीक्यूशन की रफ्तार मजबूत दिखती है। अदानी पोर्ट्स ने जनवरी महीने में 4.48 करोड़ टन कार्गो वॉल्यूम हैंडल किया है, जो सालाना आधार पर 12% की बढ़त दिखाता है। ये ग्रोथ ट्रेड एक्टिविटी और पोर्ट यूटिलाइजेशन में मजबूती का संकेत देती है। यूनिकेम लैबोरेटरीज की कोल्हापुर यूनिट पर यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन के बाद 5 ऑब्जर्वेशंस जारी की हैं। 27 जनवरी से 2 फरवरी के बीच हुई जांच के बाद रेगुलेटरी क्लैरिटी आने तक स्टॉक में कॉशियस सेंटिमेंट बना रह सकता है। सिटी यूनियन बैंक ने Q3 में ठोस प्रदर्शन दिखाया, जिसमें नेट प्रॉफिट 16% बढ़कर 332 करोड़ रुपए हो गया, पिछले साल के 286 करोड़ रुपए की तुलना में। इस बढ़त का मतलब है कि बैंक के कोर बिजनेस और कमाई दोनों में सुधार हुआ है और निवेशकों के लिए ये पॉजिटिव सिग्नल है। नेट इंटरेस्ट इनकम 28% बढ़कर 752 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल 587.8 करोड़ रुपए थी। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से लोन बुक के बेहतर मैनेजमेंट और ब्याज आय में मजबूती के कारण हुई, जिससे बैंक की आमदनी और स्थिरता दोनों मजबूत हुई। पीबी फिनटेक लिमिटेड का Q3 रिजल्ट काफी स्ट्रॉन्ग रहा, जहां नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 71.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 189.5 करोड़ रुपए पहुंच गया। प्रॉफिट में ये तेज उछाल दिखाता है कि कंपनी की कोर बिजनेस एफिशिएंसी और स्केल दोनों बेहतर हुए हैं। कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1,292 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,771 करोड़ रुपए हो गई, यानी ग्रोथ मोमेंटम लगातार बना हुआ है। पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार प्लेटफॉर्म्स पर इंश्योरेंस और लेंडिंग प्रोडक्ट्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड इसका बड़ा कारण रही। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल का Q3 रिजल्ट मिक्स्ड रहा, जहां नेट प्रॉफिट 18.3% गिरकर 42.5 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन रेवेन्यू करीब 10% बढ़कर 365.0 करोड़ रुपए पहुंचा। पेशेंट वॉल्यूम्स और हॉस्पिटल ऑपरेशंस में ग्रोथ बनी रही।
ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस स्टेबल रही क्योंकि EBITDA 9.8% बढ़कर 83.4 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन 23% पर फ्लैट रहा। इसका मतलब है कि कॉस्ट कंट्रोल ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज का पूरा फायदा नहीं मिल पाया। हनीवेल ऑटोमेशन के Q3 रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट 8.2% घटकर 121 करोड़ रुपए रहा, पिछले साल के 132 करोड़ रुपए की तुलना में, जबकि रेवेन्यू 7.1% बढ़कर 1168.7 करोड़ रुपए हुआ। EBITDA भी 4% बढ़कर 147.5 करोड़ रुपए रही, जिससे पता चलता है कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थोड़ी मजबूत रही, लेकिन बॉटम लाइन पर दबाव रहा। आरती इंडस्ट्रीज ने Q3 में शानदार प्रदर्शन दिखाया। नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 46 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ रुपए हो गया। रेवेन्यू 26% बढ़कर 2,319 करोड़ रुपए और EBITDA 38.8% बढ़कर 322 करोड़ रुपए हुई, जिससे मार्जिन्स 12.6% से बढ़कर 13.9% तक पहुंचे, जो प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दोनों का स्ट्रॉन्ग संकेत है। रेलटेल के Q3 में नेट प्रॉफिट 4% घटकर 62.4 करोड़ रुपए रहा, लेकिन रेवेन्यू 19% बढ़कर 913.4 करोड़ रुपए और EBITDA 10% बढ़कर 133 करोड़ रुपए हुई। इसका मतलब है कि टॉप लाइन में सुधार के बावजूद प्रॉफिट ग्रोथ पर कॉस्ट या अन्य दबावों का असर रहा। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ने Q3 में नेट प्रॉफिट 15% बढ़ाकर 59 करोड़ रुपए किया। रेवेन्यू 9.6% बढ़कर 2,343 करोड़ रुपए और EBITDA 30.7% बढ़कर 411.6 करोड़ रुपए हुई। मार्जिन एक्सपेंशन 15.6% से 17.6% तक पहुंचा, जो कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार को दिखाता है। पारादीप फॉस्फेट का Q3 प्रॉफिट 13% घटकर 182 करोड़ रुपए रहा, जबकि रेवेन्यू 15% बढ़ा। EBITDA 7.7% बढ़कर 471.8 करोड़ रुपए हुई, लेकिन मार्जिन श्रिंक होने से पता चलता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट्स या इनपुट प्राइसेस ने प्रॉफिटेबिलिटी को दबाया। चैलेट होटल्स ने Q3 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। प्रॉफिट्स, रेवेन्यू और EBITDA में वृद्धि हुई। हॉस्पिटैलिटी, रेंटल और रेजिडेंशियल सेगमेंट्स में बेहतर डिमांड के कारण रिजल्ट्स मजबूत रहे, जिससे स्टॉक मार्केट में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट बना। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने गंदेवा एना HAM प्रोजेक्ट को IRB इन्विट फंड में ट्रांसफर कर डेट लगभग 700 करोड़ रुपए घटाया। इससे बैलेंस शीट मजबूत हुई और लिक्विडिटी बेटर हुई। कैपिटल रिसाइकलिंग स्ट्रैटेजी से फ्यूचर ग्रोथ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बनी। कैंपस एक्टिववेयर का Q3 रिजल्ट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रहा। प्रॉफिट 37% बढ़कर 63.7 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 14% बढ़कर 588.6 करोड़ रुपए हुआ। डिमांड इंप्रूवमेंट और फेस्टिवल सीजन के फायदा से ऑपरेटिंग मोमेंटम बेहतर रहा। EBITDA 34.5% बढ़कर 110.3 करोड़ रुपए और मार्जिन 15.9% से 18.7% तक पहुंचा। UPL के Q3 रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे। रेवेन्यू 12% बढ़कर 12,269 करोड़ रुपए हुआ और EBITDA 13% बढ़कर 2,433 करोड़ रुपए रही। EBITDA मार्जिन लगभग फ्लैट 19.83% पर रहा, लेकिन नेट डेट 2,553 करोड़ रुपए घटकर 23,217 करोड़ रुपए रहना और मैनेजमेंट का FY26 ग्रोथ गाइडेंस मेंटेन करना आउटलुक को स्टेबल बनाता है। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स का Q3 परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहा। रेजिडेंशियल प्री सेल्स 572 करोड़ रुपए हुई, जो पिछले साल के 334 करोड़ रुपए से काफी ऊपर है। इंडस्ट्रियल और इंटीग्रेटेड सिटीज बिजनेस में रेवेन्यू बढ़कर 134 करोड़ रुपए पहुंचा और कंपनी ने 109 करोड़ रुपए प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि लास्ट ईयर लॉस था, जिससे बैलेंस शीट मजबूत और फ्यूचर लॉन्चेस के लिए फ्लेक्सिबल बनी। Hyundai मोटर इंडिया ने Q3 में सिंगल डिजिट लेकिन स्टेडी ग्रोथ दर्ज की, जहां रेवेन्यू 7.5% बढ़कर 17,452.7 करोड़ रुपए पहुंचा। फेस्टिव डिमांड और GST 2.0 का असर डोमेस्टिक सेल्स में दिखा। EBITDA और प्रॉफिट दोनों करीब 7% बढ़े, लेकिन मार्जिन 11.2% पर फ्लैट रहा। इसका मतलब है कि वॉल्यूम्स बढ़ी पर कॉस्ट प्रेशर्स के चलते मार्जिन में बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया। एक्सपोर्ट्स 21% बढ़े और टोटल सेल्स मिक्स में 25% की हिस्सेदारी रही, जो कंपनी के लिए बड़ा सपोर्ट है। मैनेजमेंट का मानना है कि जनवरी सेल्स मोमेंटम 2026 के लिए पॉजिटिव संकेत दे रहा है।
सुंदरम फाइनेंस का Q3 रिजल्ट मजबूत रहा, जहां नेट प्रॉफिट करीब 19% बढ़कर 541.4 करोड़ रुपए पहुंच गया। हायर डिविडेंड इनकम और स्टेडी लेंडिंग ग्रोथ ने ओवरऑल परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया। नेट इंटरेस्ट इनकम 19% बढ़कर 913 करोड़ रुपए रहा और AUM 16% बढ़कर 58,336 करोड़ रुपए पहुंच गया। डिसबर्समेंट नंबर्स भी हेल्दी रहे, जो लोन डिमांड में स्थिरता दिखाते हैं। एसेट क्वालिटी लार्जली स्टेबल रही और कैपिटल एडिक्वेसी 19.1% पर मजबूत बनी हुई है। बोर्ड ने 16 रुपए पर शेयर इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया, जो रिजल्ट की मजबूती को दर्शाता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का Q3 रिजल्ट सॉलिड रहा, जहां NII 19% बढ़कर 964 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 21% बढ़कर 665 करोड़ रुपए पहुंच गया। कोड लेंडिंग बिजनेस में स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली। एसेट क्वालिटी मजबूत बनी रही। ग्रॉस NPA 0.27% और नेट NPA 0.11% पर कंट्रोल में है। प्रोविजनिंग और कैपिटल एडिक्वेसी 23% से ऊपर होने से बैलेंस शीट कंफर्टेबल दिखती है। बिजनेस ग्रोथ के मोर्चे पर AUM 23% बढ़कर करीब 8.33 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, लेकिन स्टॉक अब भी अपने पोस्ट लिस्टिंग हाई से काफी नीचे है। रिजल्ट स्ट्रांग है, पर वैल्यूएशन रिकवरी मार्केट सेंटिमेंट पर निर्भर करेगी। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ने Q3 में बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाई है, जहां प्रॉफिट 50% बढ़कर 60.3 करोड़ रुपए पहुंच गया। रेवेन्यू में भी करीब 46% की तेज ग्रोथ रही, जो बताता है कि डिमांड और एग्जीक्यूशन दोनों मजबूत रहे। ऑपरेटिंग लेवल पर EBITDA 37% बढ़ा, लेकिन मार्जिन थोड़ा सा घटकर 8.3% रह गया। इसका मतलब है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन कॉस्ट प्रेशर की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर हल्का असर पड़ा है। टाटा केमिकल्स को Q3 में 93 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ, जो पिछले साल के 53 करोड़ रुपए के नुकसान से ज्यादा है। रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा और सिर्फ 1.1% गिरकर 3,550 करोड़ रुपए पर आ गया, जिससे साफ है कि डिमांड में खास मजबूती नहीं दिखी। ऑपरेटिंग लेवल पर दबाव ज्यादा नजर आया, क्योंकि EBITDA 20.5% घटकर 345 करोड़ रुपए रह गया और मार्जिन 12.09% से फिसलकर 9.72% पर आ गया। इसके अलावा 54 करोड़ रुपए का लेबर कोड इम्पैक्ट भी पड़ा, जिसने प्रॉफिटेबिलिटी को और कमजोर कर दिया। अवस्फिस स्पेस सॉल्यूशंस का Q3 रिजल्ट मजबूत रहा, जहां प्रॉफिट 43% बढ़कर 21.6 करोड़ रुपए पहुंच गया और रेवेन्यू 20% बढ़कर 381.7 करोड़ रुपए रहा। एंटरप्राइज और GCC क्लाइंट से लगातार स्ट्रांग डिमांड मिलने का सीधा फायदा कंपनी को मिला। ऑपरेटिंग लेवल पर परफॉर्मेंस और बेहतर रही, क्योंकि EBITDA 30% बढ़कर 139 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन 34.1% से बढ़कर 36% पहुंच गया। इसका मतलब है कि स्केल बढ़ने के साथ कंपनी की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों सुधरी हैं। एथर एनर्जी ने Q3 में अपने लॉसेस को काफी हद तक कम किया है, जहां नेट लॉस 197.6 करोड़ रुपए से घटकर 83.6 करोड़ रुपए रह गया। रेवेन्यू 50% बढ़कर 953.6 करोड़ रुपए पहुंचा, जो स्ट्रांग सेल्स और नॉन व्हीकल इनकम बढ़ने का संकेत है। मार्जिन्स में भी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जहां एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन 251.3 करोड़ रुपए रहा और इंसेंटिव हटाने के बाद मार्जिन 23% तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि बिजनेस यूनिट इकोनॉमिक्स पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का Q3 रिजल्ट कमजोर रहा, जहां नेट लॉस बढ़कर 375 करोड़ रुपए पहुंच गया और नेट इंटरेस्ट इनकम 27.5% गिरकर 348 करोड़ रुपए रहा। लेंडिंग स्लोडाउन और मार्केट डिस्ट्रप्शन का सीधा असर अर्निंग्स पर पड़ा। हालांकि एसेट क्वालिटी में थोड़ी राहत दिखी, क्योंकि ग्रॉस NPA 12.42% से घटकर 11.05% और नेट NPA 5.02% से घटकर 4.48% पर आ गया। ये संकेत है कि कलेक्शंस और लोन बुक स्टेबलाइजेशन पर काम हो रहा है।